और लिजर्ड मैन मुस्कुराते हुए अपना नाम बता देता है। इसी के साथ स्टिंगरे की ली हुई परीक्षा खत्म हो जाती है। अब वक्त है उस ताकत को देने का जिसका रैक रैक सच में हकदार है। उस पल नेबुला को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि एक स्पिरिट उसका सब्जेक्ट बनना चाहती है। जैसे ही वो इसे एक्सेप्ट करता है, नेबुला को डेमोनिक मैजिक पर डोमिनियन मिल जाता है, खासतौर पर इलेक्ट्रिसिटी पर। और नेबुला इस नतीजे से पूरी तरह संतुष्ट है। डिमोनिक मैजिक की स्पिरिट को झुकाकर उसकी शक्ति को डिविनिटी में मिलाना ही एकमात्र तरीका है जिससे बिना किसी पेनल्टी के डिमोनिक पावर इस्तेमाल की जा सके। इसका पूरा क्रेडिट रक रक को जाता है जिसने हालात समझे और सही फैसला लिया। 9 साल बीत जाते हैं और कहानी लिजर्ड मैन के ऑल्टर तक पहुंचती है। अब हर जगह ये बात फैल चुकी है कि ब्लू इंसेक्ट गॉड ने रैक रैक को थंडर और लाइटिंग की शक्ति दी है। एक ह्यूमन चुने हुए लिजर्डमैन ट्राइब के महान लीडर राक राक की कहानियां सुन रहा है। कहानी सुनाने वाला खुद एक लिजर्डमैन है, राक राक का जबरदस्त प्रशंसक। ह्यूमन को समझ नहीं आता कि इंसेक्ट्स का गॉड थंडर और लाइटनिंग जैसी ताकत क्यों देगा। इसके जवाब में लिजर्डमैन एक अलग नजरिया रखता है। वो कहता है, समझने का सबसे आसान तरीका यह है, थंडर के रंग की कल्पना करो। उनके लिए वो नीला है और उनके गॉड का नाम भी ब्लू इंसेक्ट गॉड है। इतना सुनने के बाद भी ह्यूमन उलझा ही रहता है। वो बात छोड़कर अपना नाम बताता है, हुई। और जैसे ही हाई सामने वाले लिजर्ड मैन का नाम पूछता है, परिचय का वक्त वहीं खत्म हो जाता है। नीचे पहाड़ी से कुछ अनचाहे मेहमान दिखाई देते हैं। ये प्राणी नल्स कहलाते हैं। लिजर्ड मैन हुई से पूछते हैं कि क्या वो इन घुसपैठियों को पहचान सकता है। शायद ये सलचाई के अधीन हो। आदमी ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि सामने का खतरा लापरवाह और बेखबर है। ऊपर से इनके पास ढंग के हथियार भी नहीं है, बिल्कुल भटके हुए ग्नोल्स जैसे। लिजर्डमैन हई की इस सटीक जांच की तारीफ करते हैं। तब एक रहस्यमयी लिजर्डमैन अपना हुड हटाता है और सामने खड़े टारगेट्स पर अपना एरो साध लेता है। ये लिजर्डमैन ओवन है। वो एरो छोड़ता है और उन शून्य को वहीं बिजली से जला डालता है। ये नज़ारा उन उलझे ग्नोल्स के लिए साफ सबूत बन जाता है कि जिसके सामने वो खड़े हैं वो चुना हुआ है। जो थोड़ा बहुत वक्त बचा होता है उसमें वो पीछे हटने का फैसला करते हैं। उधर ओवन भी अपना नाम बताता है और हुई पूरी तरह सन्न रह जाता है। ये ओवेन है, महान स्टोरी टेलर। उसे यहाँ देखना इस ह्यूमन के लिए सम्मान से कम नहीं। ओवेन अपनी शक्ति इस्तेमाल करने के बाद थकान महसूस करता है और सांस संभालते हुए बातचीत जारी रखने का फैसला करता है। कुछ देर बाद वो एक लंबी पाइप पीते हुए दिखता है। कहा जाता है कि चॉजन ऑन्जेस अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने के बाद यही पाइप पीते हैं। कुछ कश लेने के बाद ओवेन खुद को फिर से फ्रेश महसूस करता है और बात आगे बढ़ाता है। ह्यूमन का पहला सवाल यही होता है कि इतनी जबरदस्त शक्ति होने के बावजूद ओवेन किसी और की सेवा क्यों करता है। वो ये नहीं कह रहा कि उसे अपने गॉड से गद्दारी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसे अकेले जंगलों में भटकते हुए इतनी कठिन जिंदगी क्यों जीनी पड़ रही है। ओवेन एक और धुएं का गुब्बार छोड़ता है और हल्के रहस्यमयी अंदाज में इशारा करता है कि वजहें अभी और भी हैं। वो खुद को एक गुनहगार बताता है, ऐसा इंसान जिसने कभी अपने ही लोगों से विश्वासघात किया था, लेकिन फिर भी उसे खुद को सुधारने और अपनी गलती चुकाने का मौका मिला। कहानियों और सिंबल्स के जरिए उसे पूरे महाद्वीप में ब्लू इंसेक्ट गॉड और चीफ राक राक का नाम फैलाना है। यही उसका चुना हुआ रास्ता है, पश्चाताप का रास्ता। और अब तक तो लगता है कि उसकी मेहनत रंग भी ला चुकी है। इस इलाके में शायद ही कोई होगा जो ब्लैक स्केल ट्राइब को न जानता हो, और रैक रैक, हाई प्रीस्ट इन चीफ, को तो बेहद सम्मान से देखा जाता है। बात को आगे बढ़ाते हुए ओवेन उस आदमी से पूछता है कि क्या वो भी उसी की तरह एक वेंडर है। आदमी बताता है कि वो ऑटोमेशन कैसल से आया है। ये नाम ओवेन ने पहले कभी नहीं सुना। आदमी आगे अपना मकसद बताता है। वो ब्लैक स्केल ट्राइब को ढूंढने आया है, ऑटोमेशन कैसल के लॉर्ड का संदेश देने। ये सुनते ही बात सीधे ओवेन के फायदे में आ जाती है। वो अपने साथी को सीटी मारकर बुलाता है, जो एक विशाल पक्षी है, और अपने मालिक के पास तेजी से लौट आता है। बिना किसी चेतावनी के आदमी ये देखकर दंग रह जाता है कि एक बदनाम कॉप इतनी आसानी से पालतू बना लिया गया। ओवेन उसे ठीक करता है और बताता है कि इसे कॉकटू कहते हैं, कॉकट राइस और चिकन का हाइब्रिड। फिर वो उसके ऊपर चढ़ता है और आदमी से भी ऐसा ही करने को कहता है। वैसे भी वो रक रक से मिलने जा रहा है और इस तरह आदमी को ब्लैक स्केल ट्राइब को अपनी आंखों से देखने का मौका मिल जाएगा। हाँ, बदले में ओवेन चाहता है कि आदमी उसकी अनसुनी कहानियां सुने, ब्लू इंसेक्ट गॉड और महान रैक रैक की गाथाएं। सीन अचानक ब्लैक स्केल ट्राइब पर शिफ्ट हो जाता है, जो आगे की सड़क पर मार्च कर रहा है। यूरी आगे बढ़कर अपने चीफ्टिन को एक बेहद दुखद खबर देता है। स्टारगेजर की मौत अब ज्यादा दूर नहीं है। उसने अपनी आखिरी घड़ियों में रक रक से मिलने की इच्छा जताई है। रक रक तुरंत मार्च रोकने का आदेश देता है और तय करता है कि आज की रात यहीं विश्राम होगा। अगर स्टारगेजर खुद कह रहा है कि उसका अंत पास है, तो इसका मतलब वही सच है। आखिरकार वो अब तक का सबसे महान क्लेरवॉयंट रहा है। इसी वजह से उन्हें उसके फ्यूनरल की तैयारी भी शुरू करनी होगी।
आज की रात राक राक के लिए सबसे भारी रातों में से एक बनने वाली है। कट होता है उस कैंप पर जहां स्टारगेजर आराम कर रहा है। राक राक अंदर जाता है और नर्स उसका स्वागत करती है। वो बूढ़े की नाजुक हालत के बारे में बताती है और फिर उन्हें अकेला छोड़कर बाहर चली जाती है। बीमार बूढ़ा इतना कमजोर हो चुका है कि आंखें खुली रखना भी उसे थका देता है। अपनी आखिरी घड़ियों में वो अपने पूरे जीवन को याद करता है। अनजानी जमीनों की यात्राएं, वो ज्ञान जो सिर्फ उसी के पास था। इसी सफर में उसने अपना हाथ खोया, समाज से अलग कर दिया गया। और तभी उसकी मुलाकात रक रक से हुई, ट्रीप के चीफ से। और उसने अपने ज्ञान से दूसरों को सितारों की बातें सिखाई। अब वो अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ पर खड़ा है। वो पल जब हर लिजर्डमैन को समय से पैदा हुए दर्द से बचने के लिए इटर्नल स्लीप की जरूरत होती है। लेकिन जाने से पहले वो खुश है कि अपनी आखिरी घड़ियां ट्राइब के चीफ के साथ बिता रहा है। वो रक रक से एक सवाल पूछना चाहता है, ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद और कोई नहीं दे सकता। मिलियन डॉलर क्वेश्चन, मौत के बाद लोगों के साथ क्या होता है। रक रक पहला था जिसे उनके गॉड ने चुना। सबका प्रिय, सिर्फ वही इस जिज्ञासा को शांत कर सकता है। वो जानना चाहता है कि मौत को इटर्नल स्लीप क्यों कहा जाता है। क्या मरने वाले हमेशा सपने देखते रहते हैं? क्या कोई हमेशा के लिए बुरे सपनों में फंस सकता है? रक रक साफ कह देता है कि उसे इन डरावने सवालों के जवाब नहीं पता। उसे खुद नहीं समझ आता कि उससे इतना दार्शनिक जवाब क्यों उम्मीद किया जा रहा है। स्टारगेजर याद करता है कि कैसे बीटल गॉड ने हर बार उन्हें सही राह दिखाई जब वो भटक गए थे। शायद मौत के बाद भी गॉड ऐसा ही करेगा। क्या वो भटकी हुई आत्माओं को भी रास्ता दिखाएगा? फिलहाल रक रक भी इससे सहमत हो जाता है, क्योंकि बीटल गॉड ने उन्हें तब भी राह दिखाई थी जब वो धूल भरी जिंदगी में खो गए थे। और वो आगे भी करेगा, उस पार की यात्रा में भी। स्टारगेजर को पूरा भरोसा है कि ऐसा ही होगा। वो आफ्टर लाइफ के बारे में और जानना चाहता है। वो बिना तैयारी के अपने गॉड से मिलने नहीं जाना चाहता। रक रक सोचता है, शायद यही तो इसकी खूबसूरती है। वो आफ्टर लाइफ की कल्पना करता है, एक विशाल घास के मैदान के रूप में, जिसका कोई अंत ना हो, जहां कोई बिना रुके दौड़ सकता है, जहां हवा सुकून से फुसफुसाए, पैरों के नीचे नरम घास हो, थकने पर टिकने के लिए पत्थर के टीले हों, और मौसम हर ऋतु के साथ बदलता रहे। स्टारगेजर चाहता है कि आफ्टर लाइफ में उसका भी एक अपना घर हो, एक ऐसी जगह जहां थक कर वो लौट सके। वो कोई ऐसा टेंट नहीं चाहता जो हवा के एक झोंके में उड़ जाए। उसे एक ठोस घर चाहिए जहां वो सच में बस सके। स्टारगेजर को टेंट्स कभी पसंद नहीं आए, और अजीब बात यह है कि इस वक्त भी वो एक टेंट में ही लेटा है। हालांकि उसे कोई शिकायत नहीं। जल्द ही उसकी आत्मा को भी रहने की जगह मिल जाएगी। बस एक सवाल है, क्या आफ्टर लाइफ के आसमान में भी सितारे होंगे? रक रक उसे यकीन दिलाता है कि उनका गॉड इतना लापरवाह नहीं है। वो जरूर आसमान में सितारे लगाएगा, ताकि हर कोई अपने घर का रास्ता पहचान सके। उस पल रैक रैक की नजर जाती है। उन जानी पहचानी नीली तितलियों पर साफ संकेत कि गॉड उन्हें देख रहा है। गॉड स्टारगेजर की आत्मा को लेने आ चुका है। जैसे ही आत्मा स्वीकार की जाती है, बूढ़ा लिजर्ड मैन आखिरकार इटर्नल स्लीप में चला जाता है। अब वो मॉर्टल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं रहता। अब वक्त आ गया है कि नेब्यूला अपने लोगों के लिए आफ्टर लाइफ बनाए। सिस्टम उसे बताता है कि आफ्टर लाइफ बनाने की सारी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, और अब क्रिएशन शुरू किया जा सकता है। उसके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, लेवल्स हैं, फेथ है और क्षमता भी। साथ ही आत्माओं का एक बड़ा संग्रह जो आफ्टर लाइफ के निर्माण को ट्रिगर करता है। देखो, आफ्टर लाइफ इस गेम का बेहद अहम मैकेनिक है। एक अच्छा आफ्टर लाइफ प्लेयर की जीत की संभावना कई गुना बढ़ा देता है। जैसे नेक लोगों के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोलना, और पापियों को सजा देना मॉरल सिस्टम को मजबूत करता है, या फिर एक वॉरियर ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है, जैसे वलहला। ये गेम तो ये तक अलाउ करता है कि मरे हुए वॉरियर्स को वापस रियल वर्ल्ड में भेजा जाए, यानी बाद के स्टेजेस में हिडन एसिस। नेब्यूला आखिरकार उन सारी तितलियों को छोड़ देता है जो मृत आत्माओं का प्रतीक है, और उन्हें आफ्टर लाइफ में बसने देता है, जिसे प्राइमरियल प्रेरी कहा जाता है। इस विशाल घास के मैदान में स्टारगेजर विश्राम करता है और पहली बार यहां अपनी आंखें खोलता है। वो अपने चारों ओर सब कुछ महसूस कर सकता है और समझ जाता है कि यह कोई कल्पना नहीं है। वो सपना नहीं देख रहा, यही आफ्टर लाइफ है। वही प्रेरी जिसकी कल्पना उसने और रक रक ने साथ बैठकर की थी। हालांकि यहां पत्थरों के टीले नहीं है और रहने के लिए कोई ठोस घर भी नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादा लालच किस लिए? सच कहें तो उसे अब घर की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ये जगह अपने आप में परफेक्ट है, ऐसा तोहफा जिसे कोई भी संभाल कर रखे। इतना ही नहीं, यहाँ बाकी लिजर्डमैन भी मौजूद हैं, गहरी और शांत नींद में सोए हुए। वो अकेला जाग रहा है, इसलिए उन्हें परेशान नहीं करता और आराम करने देता है। उनमें एक बच्चा भी है, एक युवा लिजर्डमैन, जो स्टारगेजर को जाना पहचाना सा लगता है। अगर उसकी याद सही है तो कभी एक भयानक हादसा हुआ था, जब गॉब्लिन अलायंस ने घात लगाकर हमला किया था और ट्राइब के कई लोग मारे गए थे। उन कायरों ने अपने क्लैंस को इकट्ठा किया था
और जानबूझकर सिर्फ बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाया था। स्टारगेजर खुद भी उन्हीं बूढ़ों में से एक था। उसे लगा था कि दुश्मन आते ही सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक युवा लिजर्ड मैन आगे बढ़ा, हथियार उठाकर, अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए। वो उन्हीं बच्चों में से था जिन्हें स्टारगेजर ने नंबर्स और अरिथमेटिक सिखाई थी। उसने हालात को समझा, नुकसान कम किया, सब अरिथमेटिक की वजह से। वो बच्चा बहादुर था और एक बड़े उद्देश्य के लिए सीधे मौत की ओर दौड़ पड़ा। जो वॉरियर्स वापस नहीं लौट सके, उनके फ्यूनरल में रक रक गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। सबने स्टारगेजर को दोष दिया कि उसने वॉरियर्स को अरिथमेटिक सिखाई। अब वो बिना हिचक खतरे में कूद पड़ते थे, एक जान देकर दो बचाने को तैयार। रकराक बस आंसू बहा सका। फैसला सही था, लेकिन उस बेबस पल में उसके पास फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं था। उस युवा की कुर्बानी ने बाकी बच्चों के लिए अरिथमेटिक सीखने का रास्ता खोल दिया। खैर, स्टारगेजर इस बहादुर आत्मा से दोबारा मिलकर खुश है। कुछ देर बाद स्टारगेजर इधर उधर घूमने लगता है, सोचता हुआ कि अब तक उनके गॉड सामने क्यों नहीं आए। तब उसकी नज़र एक आकृति पर पड़ती है जो पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश कर रही होती है। स्टारगेजर उस अनजान शख्स के पीछे चल पड़ता है और ये पीछा उसे सीधे स्टारगेजिंग लेबोरेटरी तक ले आता है। बुद्धिमान लिजर्ड आगे बढ़ता है। उसके दिमाग में अनगिनत विचार उमड़ रहे होते हैं। वो समझना चाहता है कि उनका गॉड इतना दयालु क्यों है, उनको क्यों चुना गया, और वो बाकी स्पीसीज से अलग कैसे हैं। चैम्बर के अंदर कदम रखते ही स्टारगेजर की नज़र एक अजीब से यंत्र पर जाती है जो पेडेस्टल पर रखा है और पूरी छत चमकते सितारों से भरी हुई है। जिज्ञासु लिजर्ड सीढ़ियां चढ़ता है और मान लेता है कि रक सही था। सच में पत्थर और सितारों से बना एक घर मौजूद है। मशीन के पास जाकर वो झुककर उसे ध्यान से देखता है। नोजल से झांकती रोशनी और उसकी आंखों के सामने पूरी की पूरी एक गैलेक्सी खुल जाती है। वो नेबुला गैलेक्सी को साफ देख पाता है। इतनी करीब से सितारों को देखने का ये उसका पहला मौका है। ये नज़ारा उसकी पूरी ब्रह्मांड की समझ को उलट कर रख देता है। काश वो ये ज्ञान रियल वर्ल्ड के लोगों तक पहुंचा पाता, सब कुछ बदल सकता था। उधर नेबुला चुपचाप स्टारगेजर को इस एहसास तक पहुंचते हुए देख रहा है। वो चाहता है कि स्टारगेजर समझे कि उसने जो रास्ता दिखाया था उसे उसने पूरी तरह अपना लिया है। आफ्टर लाइफ सिर्फ मरे हुओं की मंजिल नहीं होती। गॉड की मान्यताएं ही उनके अनुयायियों के वैल्यूज गढ़ती हैं। जब वाइकिंग्स मरते हैं तो उनके लोग वल्हाला नाम की पैराडाइज की कल्पना करते हैं। कल्टीवेटर्स के लिए आफ्टर लाइफ पीच ब्लॉसम स्प्रिंग जैसा होता है। अब सोचो, जब कोई स्कॉलर अपने आफ्टर लाइफ में कदम रखता है तो क्या होता है। वही जगह फ्यूचर की टेक्निकल एडवांसमेंट की नींव बन जाती है। नेबुला संतुष्ट है कि आफ्टर लाइफ बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा उसने सोचा था। खासतौर पर इसलिए क्योंकि खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पास आ रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है क्लिप डियर ट्राइब। ये लोग एडवांस्ड आयरन वर्किंग जानते हैं और खतरनाक गोमची बीस्ट्स को टेम करने की क्षमता रखते हैं। सीधी बात यह है कि उनकी टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी ब्लैक स्केल ट्राइब से काफी आगे निकल चुकी है। इस ट्राइब के इतना ताकतवर होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि इनके पीछे कोई दूसरा प्लेयर खड़ा है। मीठा साफ है, युद्ध टलने वाला नहीं है और नेबुला को तैयारी करनी ही पड़ेगी। प्लेयर्स धीरे धीरे अपना टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस फैलाते जा रहे हैं। इसी का जवाब देने के लिए नेबुला ने इंसेक्ट्स के अपने डोमिनियन में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। फिलहाल वो 3 तरह के इंसेक्ट स्वार्म्स को कमांड कर रहा है। उनमें से पहला है लोकास्ट स्वार्म, जिसे नेबुला बस स्वार्म कहता है। इनके जरिए वो उन प्लेयर्स को चुपचाप नुकसान पहुंचाता है जो एग्रीकल्चर पर ज्यादा निर्भर हैं। दूसरा है वायरस स्वार्म, जिसे होस्ट कहा जाता है और जिसे वो पहले फ्रॉगमैन के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है। ये इंसेक्ट्स लगातार नई डिजीजेस इवॉल्व कर रहे हैं। और आखिरी है नेस्ट, जो हर तरह के इंसेक्ट्स को जन्म देता है। ये ग्रुप पैसिव तरीके से एक्सपीरियंस फार्म करता है। उधर रक राक आसपास की ट्राइब्स को एकजुट करने में लगा हुआ है। जिस रफ्तार से नेबुला आगे बढ़ रहा है, उसे पूरा यकीन है कि वो जल्द ही सदर्न पेनिनसुला पर कब्जा कर लेगा। उसके एक्सपेंशन प्लान की पहली बड़ी रुकावट है वो प्लेयर जो गिनोल ट्राइब को कमांड करता है। अब वापस चलते हैं लिजर्डमैन ट्राइब की तरफ। ओवेन आखिरकार हुई को लेकर रैक रैक के रेस्टिंग ग्राउंड्स तक पहुंच चुका है। ओवेन को यह जानकर अच्छा नहीं लगता कि स्टारगेजर अब इस दुनिया में नहीं रहा। स्टारगेजर इतना मशहूर था कि हुई ने भी उसका नाम सुना हुआ है और उसे शक होता है कि ऐसे दिन राक राक से मिलने आना सही था या नहीं। ओवेन उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है। ब्लैक स्केल ट्राइब मानता है कि किसी फ्यूनरल में किसी ट्रैवलर का आना शुभ होता है। कम से कम दुख बांटने के लिए एक और इंसान मिल जाता है। फ्यूनरल सेरेमोनी शुरू होती है और रक राक सबसे आगे खड़ा होता है। ओवेन और उसका ह्यूमन साथी भी समारोह में शामिल होते हैं। वह तुरंत पहचान लेता है ब्लैक स्केल ट्राइब के महान लीडर को, जो इस वक्त बिना किसी झिझक के आंसू बहा रहा है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। उसने नहीं सोचा था कि कोई चीफटेन खुलेआम इस तरह रोएगा।
उसकी प्रतिक्रिया देखकर ओवेन सोचने लगता है कि क्या ह्यूमंस अपना दुख जाहिर नहीं करते। हुई साफ करता है कि ह्यूमंस रोते हैं, बस उन्हें पब्लिक में अपने आंसू छुपाना सिखाया जाता है। रोना कमजोरी माना जाता है और डिग्निटी बनाए रखना जरूरी समझा जाता है। डिग्निटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में ओवेन ने सुना तो है, लेकिन वो हुई को इसे बाकी लिजर्डमैन को सिखाने से रोक देता है। उसका मानना है कि लिजर्डमैन के पास डिग्निटी से भी ज्यादा गहरी चीज है। सेरेमोनी के बाद वो आगे बढ़कर अपने सम्मानित दोस्त से मिलता है। रकराक को अच्छा लगता है कि उसका दोस्त स्टारगेजर के फ्यूनरल में आया। तभी उसकी नज़र उस ह्यूमन पर जाती है जिसे ओवेन अपने साथ लाया है। ओवेन बताता है कि ये आदमी ऑटोमेशन कैसल से आया एक मैसेंजर है और औपचारिक रूप से उसे ट्राइब के चीफ से मिलवाता है। फिर ओवेन झुककर रैक रैक के कान में इस आदमी के सारे अंदरूनी डिटेल्स बता देता है। थोड़ी देर बाद राक राक उस विजिटर के सामने बैठता है। आमतौर पर गेस्ट को आराम देने के बाद मीटिंग होती है, लेकिन राक राक सीधे मुद्दे पर आना चाहता है। ह्यूमन ये बात समझ जाता है और मीटिंग की शुरुआत एक पाउच देकर करता है। ऑटोमेशन कासल के लॉर्ड की तरफ से एक गिफ्ट। रक रक पाउच खोलता है और उसके अंदर रॉक सॉल्ट देखता है। ह्यूमन बताता है कि रॉक सॉल्ट ऑटोमेशन कासल की स्पेशलिटी है और यह पहला रॉक सॉल्ट है जो बिना किसी रिपेमेंट की उम्मीद के दिया जा रहा है। वो जिस सावधानी से अपने शब्द चुन रहा होता है, रक रक समझ जाता है कि यह सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी आने वाला है। आदमी इसकी पुष्टि भी कर देता है और उसी पल राक राक कैजुअली उस रॉक को अपनी पकड़ की ताकत से कुचल देता है। उसने पीसकर पाउडर बना देता है। वो हुई से कहता है कि ऑटोमेशन कास्टल तक एक मैसेज पहुंचा दे, गिफ्ट मिल गया है। लेकिन आदमी पूछ बैठता है कि राक राक ने रॉक तोड़ी क्यों। चीफटेन जवाब देता है कि यह सब उसके गॉड को खुश करने के लिए किया गया। फर्श पर रॉक सॉल्ट बिखेरना उनके डीटी को पसंद आने वाला रिचुअल है। जाहिर है आदमी समझ जाता है कि रक रक मजाक कर रहा है। बातचीत फिर इधर उधर घूमती रहती है और आखिरकार नतीजा साफ हो जाता है। ये रक रक का बेहद सटल तरीका है ये जताने का कि उसे ऑटोमेशन कासल के साथ ट्रेड में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ये भी समझ जाता है कि रक राक को डिप्लोमेटिक रेटरिक बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो सीधा मुद्दे पर आता है और सबसे पहले चीफटैन से पूछता है कि उसने ये ऑफर रिजेक्ट क्यों किया। रक राक बिना घुमाए अपनी बात साफ रख देता है। उसे ऐसा ऑफर पसंद नहीं जो कोई और पहले ही ठुकरा चुका हो। अगर कोई दूसरी ट्राइब इसे रिजेक्ट कर चुकी है तो साफ है कि उस ऑफर में कोई खास वैल्यू नहीं है। हुई जोर देकर कहता है कि ऑटोमेशन कास्टल ने ये ऑफर खास तौर पर ब्लैक स्केल ट्राइब के लिए बनाया था, लेकिन राक राक इससे बेहतर जानता है। ओवेन का यूं ही इस आदमी से टकराना और उसे यहाँ लाना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ओवेन के मुताबिक हुई उत्तर से आया था, पश्चिम से नहीं, जबकि ऑटोमेशन कास्टल पश्चिम में है और सालकाइट की सीवियर्ड ईयर ट्राइब उत्तर के जंगलों में रहती है। मतलब साफ है हुई पहले सालकाइट गया था और रिजेक्ट होने के बाद ही यहाँ पहुंचा। अब रैक रैक चाहता है कि ये आदमी सच बोले। उसने पता है कि उसके सामने खड़ा इंसान ऑटोमेशन कासल का लॉर्ड है, सीओ हुई। आगे बढ़ने से पहले ऑटोमेशन कासल को थोड़ा समझ लेते हैं। ये कासल मिट्टी से बना है, लेकिन इसके चारों तरफ 5 मीटर ऊंची दीवारें हैं। इस दौर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये एक इंजीनियरिंग मावल है। ये लॉस्ट वर्ल्ड के रहस्यों में से एक है जहां मड सोल्जर्स इसकी रखवाली और पेट्रोल करते हैं। इस अनजाने ओरिजिन वाले कासल के अंदर इंसान और अलग अलग ट्राइब्स साथ रहते हैं। दुश्मन की नज़र से देखा जाए तो ये कास्टल अपनी जियोग्राफी की वजह से तोड़ना बेहद मुश्किल है। जिस पहाड़ी घाटी में ये बसा है वही पूरे कॉन्टिनेंट का गेटवे है। मतलब कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के लिए ऑटोमेशन कासल को कंट्रोल करना जरूरी है। ऊपर से इसके पास सॉल्ट माइन भी है जो लाइव स्टॉक और फूड प्रोडक्शन के लिए बेहद कीमती है। अब मीटिंग पर लौटते हैं। रैक रैक साफ कह देता है कि वो बिना कीमत वाले गिफ्ट्स पर भरोसा नहीं करता और अगर गिफ्ट किसी ऐसे इंसान से आए जो अपनी पहचान छुपा रहा हो तो उसे रिजेक्ट करने की वजह और भी पक्की हो जाती है, क्योंकि ऑटोमेशन कासल का लॉर्ड अपनी पहचान ना कंफर्म कर रहा है ना डिनाई। रक का शक और गहरा हो जाता है। उसने पता है कि नाम बताने का मकसद बस ये परखना था कि लिजर्डमैन कासल के बारे में कितना जानते हैं। ऑटोमेशन कासल के अंदर भी बहुत कम लोग लॉर्ड का असली नाम और चेहरा जानते हैं। यहाँ तक कि उसकी वफादार 4 क्लैंस में भी बस गिने चुने लोग ही ये सच जानते हैं। इसके अलावा हुई नाम उसके ब्लड लाइन में कई लोगों का रहा है। रकराक ने अफवाहें सुनी थीं कि लॉर्ड के 2 बेटे और 3 बेटियां हैं और सामने खड़ा इंसान साफ तौर पर औरत नहीं है। उसके हाथों की झुर्रियां भी साफ बता रही हैं कि वो अब जवान नहीं रहा। इन सब बातों से रैक रैक समझ चुका था कि ये आदमी असल में कौन है। ऑटोमेशन कासल का लॉर्ड ये जानकर काफी प्रभावित होता है कि रक राक को उनके बारे में इतना कुछ पता है। उसने याद नहीं कि कभी कोई लिजर्ड मैन उसके इतना करीब आया हो कि ऐसे राज बाहर निकले। इसलिए ये मानना ही पागलपन है कि रक राक बिना कभी कासल में कदम रखे इतना सब जान गया। आखिरकार वो आदमी मान लेता है वो ऑटोमेशन कासल का लॉर्ड है
और ये भी मानता है कि जो गिफ्ट वो लाया है वो असली है। लेकिन रख-राख फिर भी मानने को तैयार नहीं होता। अगर उस गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, तो वो लालची साल काइट इडियट्स उसे कभी रिजेक्ट नहीं करते। रख-राख ये भी समझ चुका है कि ऑटोमेशन कास्टल असल में चाहता क्या है। मुफ्त सॉल्ट देकर वो ब्लैक स्केल्ड ट्राइब की प्रोटेक्शन चाहते हैं, और जैसे ही ट्राइब उस सॉल्ट पर डिपेंड करने लगेगी, वो कासल पर होने वाले हमलों को लेकर मजबूर हो जाएगी। ऑटोमेशन कास्टल का गिरना मतलब लिजर्डमैन के लिए सॉल्ट का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। ह्यू इन इरादों से इनकार नहीं करता, लेकिन इसे ट्रेड कहकर पेश करता है। वो रक-राक को याद दिलाता है कि ये डील ज़्यादा फायदे वाली ब्लैक स्केल ट्राइब के लिए है। इसीलिए वो जानना चाहता है कि रक-राक ने मना क्यों किया। रक-राक असली पेंच खोल देता है। जब वो कास्टल पर कब्जा कर सकता है तो उसकी हिफाजत क्यों करे। इंसानों को भगाकर ट्राइब को कास्टल, वैली और सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। और बस यही जवाब था। बिल्कुल वही जवाब जो हुई को सालकाइट से मिला था, और जिसकी वजह से डील वहीं टूट गई थी। बेशक हुई इसे वॉर डिक्लेरेशन कहकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रकराक साफ कर देता है कि डिप्लोमेसी लिजर्डमैन का तरीका नहीं है। वो हमेशा वही ऑप्शन चुनते हैं जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो। हुई आखिरी बार ऑटोमेशन कैसल की ताकत गिनाकर उसे डराने की कोशिश करता है। रकराक मान लेता है कि ब्लैक स्केल्ड ट्राइब को नुकसान होगा, लोग मरेंगे, लेकिन फिर भी वो जोर देकर कहता है कि कास्टल पर कब्जा मुमकिन है। आखिरकार उनकी आस्था ब्लू इंसेक्ट गॉड में है, और अगर उनका गॉड दखल देता है तो ऑटोमेशन कैसल की ऊंची दीवारें गीली मिट्टी की तरह ढह जाएंगी और उसके सैनिक डिवाइन ताकत के नीचे कुचल दिए जाएंगे। ऊपर से कास्टल का लॉर्ड खुद उनके सामने बैठा है। उसे मार देना कॉन्क्वेस्ट को बच्चों का खेल बना देगा। इस पर वो आदमी हंस पड़ता है। उसे पूरा भरोसा है कि रक रक उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो मर गया तो रैक रैक के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं बचेगा कि ऑटोमेशन कासल का अगला हेयर कौन होगा। शुरुआत में राक राक को यह जानकारी कुछ खास कीमती नहीं लगती, तो हाई उसे गो नाम के बोर्ड गेम का उदाहरण देकर समझाने लगता है। ये एक खेल है जहां खिलाड़ी काली और सफेद गोटियां कटती हुई लाइनों पर रखते हैं। इसकी स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है, दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेना, और इस वक्त हुए खुद उन्हीं गोटियों में से एक है। असल में ये पूरी जंग, ये एक्सपेंशन दो गॉड्स के बीच खेला जा रहा गो का खेल है। रकरक और उसके दुश्मन सिर्फ गोटियां हैं जिन्हें ऊपर बैठे अस्तित्व आगे पीछे बढ़ा रहे हैं। ब्लैक स्केल ट्राइब अब दूसरे राउंड में पहुंच चुकी है, जहां उनका सामना ग्नोल्स से है। इस बार दांव पर ऑटोमेशन कासल है। जो भी ये राउंड जीतेगा वही इसका असली मालिक बनेगा। वो ये भी जानता है कि राक राक पहले ही कासल के अंदर चल रही सक्सेशन में हाथ डाल चुका है। कुछ लिजर्डमैन और उनके फॉलोअर्स हुई के बच्चों तक पहुंच चुके हैं। उन्हें लिजर्डमैन के गॉड पर भरोसा करने के लिए उकसा रहे हैं, और अब तक उसके कुछ बच्चे सच में मानने भी लगे हैं। अब जब बात खुल चुकी है, रकराक इसे छुपाने की कोशिश नहीं करता। उसके हिसाब से यही ऑटोमेशन कासल लेने का सबसे साफ और बेहतरीन तरीका है। एक ऐसा तरीका जिसमें लगभग खून बह ही नहीं। ये समझने के लिए कि रकराक ने ये सब कैसे मुमकिन किया, कहानी 3 हफ्ते पीछे जाती है। नेबुला के सामने अचानक हेजेमोनिया खड़ा होता है। पेरिश्ड वर्ल्ड का सेकंड रैंक्ड प्लेयर और उसका पुराना राइवल। हेगेमोनिया ऐसे पास आता है जैसे कोई पुराना दोस्त हो, लेकिन नेबुला उसे सीधा टोक देता है। ड्रामा छोड़ो, मुद्दे पर आओ। तब खुलासा होता है कि ऑटोमेशन कैसल के लिए चुने गए 2 प्लेयर्स यही हैं। खेल अभी शुरुआती दौर में है, और इतने बड़े प्लेयर्स का इतनी जल्दी टकरा जाना हालात को और बिगाड़ देता है। ये आखिरी राउंड होने वाला है, और जो हारेगा वो हमेशा के लिए खत्म। नेबुला हेगेमोनिया के खेलने का तरीका अच्छी तरह जानता है। उसकी इंस्टिंक्ट्स पागलपन की हद तक तेज है। वो मॉन्स्टर की तरह मल्टीटास्क करता है, और अर्ली गेम वॉर्स में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक वैसी ही लड़ाई जिससे नेबुला हर हाल में बचना चाहता है। इसलिए सीधी जंग के बजाय नेबुला एक अलग रास्ता चुनता है। वो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोफेसीज एक्टिवेट करता है। पेरिश्ड वर्ल्ड में प्रोफेसी ऐसे काम करती है, जब किसी प्लेयर की डिविनिटी लेवल 6 तक पहुंच जाती है, वो इस स्किल को यूज कर सकता है। असल में ये एक क्वेस्ट होती है जो प्लेयर खुद को देता है, और पूरा होने पर भारी एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन अगर प्रोफेसी फेल हो जाए तो नतीजा तबाही होता है। सारी इन्वेस्ट की गई एक्सपीरियंस और उससे जुड़ी फेथ पॉइंट्स खत्म हो जाती हैं, और इससे भी बुरा कोई रैंडम नेगेटिव इवेंट ट्रिगर हो सकता है। अब जब 2 प्लेयर्स ऐसी प्रोफेसीज बनाते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हों, तो एक को रिवॉर्ड मिलता है और दूसरे को पेनल्टी। हेजेमोनिया इसके लिए पूरी तरह तैयार है। वो बस जानना चाहता है कि प्रोफेसी किस बारे में होगी। नेबुला को याद आता है कि ऑटोमेशन कासल में नया लॉर्ड चुने जाने का वक्त करीब है। सिर्फ मौजूदा लॉर्ड को ही सक्सेशन रिचुअल का सही समय पता है। इसलिए नेबुला प्रोफेसी रखता है।
ऑटोमेशन कासल का अगला लॉर्ड कौन बनेगा? मौजूदा लॉर्ड के 5 बच्चों में से किसी एक को चुनना होगा। और जब तक दोनों प्लेयर्स अलग अलग हेयर्स चुनते हैं और प्रोफेसी करते हैं कि उनका चुना हुआ इंसान अगला लॉर्ड बनेगा, तब तक ये प्रोफेसीज एक दूसरे से टकराना तय है। हेजिमोनिया के पास पहले से उन सिबलिंग्स की पूरी लिस्ट है जिनमें से चुनना है। पहला है सबसे बड़ा बेटा डैन, लगभग 30 साल का आदमी। वो ताकतवर है, समझदार है और हुई का सबसे भरोसेमंद है। लॉर्ड की सेवा करने वाले 4 क्लैंस में से 2 उसके साथ हैं, इसलिए वही सबसे मजबूत दावेदार है। दूसरा है जून, लगभग 30 की उम्र का डैन का सौतेला भाई, जिसे ज्यादातर लोग कमजोर मानते हैं। वो मुश्किल से पब्लिक में दिखता है, थ्रोन में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं और उसे सिर्फ एक क्लैन का सपोर्ट है, वो भी उसकी माँ की तरफ से। तीसरी है जिन, 30 के आसपास की औरत जिसकी माँ वही है जो डैन की है, यानी लॉर्ड की कानूनी पत्नी। उसने डिस्गाइज करना, पार्टीज में चुपके से जाना पसंद है। वो हंटर्स जैसे रफ लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाती और आखिरी बचा हुआ क्लैन उसी के पीछे खड़ा है। चौथी है क्योंग, 20 की शुरुआत की उम्र की एक औरत। पहले और दूसरे बच्चे से उसकी माँ अलग है और हेजेमोनिया जितना जानता है उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। क्योंग के बारे में कुछ अजीब सा है, जैसे किसी कर्ज का असर हो। शायद इसी वजह से सिर्फ लॉर्ड ही नहीं बल्कि क्लैंस ने भी उसे अलग थलग कर दिया। आखिरी है 5वीं संतान मिन, जो इस वक्त किशोर उम्र में है। कहा जाता है कि वो बेहद समझदार है, कई तरह की काबिलियत रखती है। सबसे छोटी होने की वजह से लॉर्ड की सबसे प्यारी भी वही है। और अब जब पांचों कैंडिडेट्स सामने हैं तो दोनों प्लेयर्स के लिए अपना कैरेक्टर चुनने का वक्त आ चुका है। हेगेमोनिया तो नेबुला को जितना चाहे उतना वक्त देने को भी तैयार है, लेकिन नेबुला अपना सारा होमवर्क पहले ही कर चुका है। उसका फैसला पहले से तय है। दोनों एक एक हेयर चुनते हैं। सिस्टम कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोफेसी स्किल शुरू करने की तैयारी करता है और एक्टिवेट होने से पहले उन्हें इसके अंजाम की चेतावनी देता है। नेबुला सब कुछ मान लेता है और अपने चुनाव को फाइनल कर देता है। हेजेमोनिया ऑटोमेशन कासल के अगले लॉर्ड के लिए एसीओ हुई के दूसरे बच्चे जून हुई को चुनता है। नेबुला दूसरी तरफ चौथे बच्चे क्यूंग हुई को चुनता है, जिसे सब कर्स्ड मानते हैं। नेबुला का ये चुनाव देखकर हेजेमोनिया साफ तौर पर चौंक जाता है। अब जब दोनों ने अलग अलग कैरेक्टर्स चुन लिए हैं, बातचीत आगे बढ़ती है। कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोफेसी आधिकारिक तौर पर ट्रिगर हो जाती है। कहानी फिर लौटती है राक राक और हुई की मीटिंग पर। हुई को अब शक होने लगता है कि ब्लैक स्केल ट्राइब और नुल ट्राइब फैलती अफवाहों से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़े हुए हैं, और दोनों ट्राइब्स के चीफ से मिलने के बाद भी उसका जिंदा बच निकलना इसी बात की पुष्टि करता है। उनके गॉड्स आपस में टकरा रहे हैं और वो खुद बस उनके बोर्ड पर रखी एक गोटी है। आखिर में रैक रैक बातचीत समेटते हुए बोलता है, हुई के पास 2 रास्ते हैं। वो सालकेट चुने या ब्लैक स्केल ट्राइब, ग्नोल्स या लिजर्डमैन, रेजिंग टीथ गॉड या ब्लू इंसेक्ट गॉड। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये ऐसा है जैसे सेबर टूथ टाइगर या कोकाटू के मुंह में सिर डालने में से एक चुनना। रकराक उसे भरोसा दिलाता है कि कोकाटू वाला ऑप्शन बेहतर है, लेकिन सैलकाइट के हिसाब से टाइगर का मुंह ज्यादा सुरक्षित लगता है। और फिलहाल हुई किसी भी ट्राइब को चुनने के मूड में नहीं है। रकराक को यह सुनकर लगता है कि हुई खुद को बस एक और गोटी बनने के हवाले कर रहा है। हुई बातचीत खत्म करने का फैसला करता है और जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो रकरक से आखिरी सवाल पूछता है। रकराक भी तो बोर्ड पर एक स्टोन है, क्या उसे कभी गुस्सा या डर महसूस नहीं होता? लिजर्ड मैन बस हल्की मुस्कान देता है और कहता है कि सब खत्म होने के बाद जवाब देगा। कुछ देर बाद हाई अपनी क्रू से फिर मिल जाता है। सफर के दौरान बड़ी दाढ़ी वो उतार चुका होता है। वो अपने घोड़े पर चढ़ता है और ऑटोमेशन कैसल की तरफ लौट जाता है। करीब 3 हफ्ते पहले हम क्योंगुई को अकेले पहाड़ चढ़ने की कोशिश करते देखते हैं। हालांकि चढ़ना कहना शायद सही शब्द नहीं होगा। सॉल्ट से भरी उसकी गाड़ी तंग रास्ते से फिसलकर नीचे लुढ़क चुकी है और वो अपनी जान बचाने के लिए एक चट्टान से लटकी हुई है। क्योंग के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जब से उसे होश आया है उसे यही बताया गया कि वो कर्स्ड है। क्लैंस ने उसे ठुकरा दिया। उसे वो डेविल कहा गया जिसने उसकी मां को मार दिया, लेकिन वो उन्हें दोष नहीं देती। बचपन से ही उसकी जिंदगी एक के बाद एक अजीब हादसों से भरी रही है। 13 की उम्र में वो बाजार की सीढ़ियों से गिर गई। 14 में उस पर सॉल्ट चोरी का इल्जाम लगा और उसे कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। 15 में वो बाथरूम के फर्श के साथ नीचे गिर गई। हाँ, सच में वो हादसा उसे लगभग मार ही डालता। और भी कई किस्से हैं। कभी पानी के मटके उसके सिर पर गिरे तो कभी पूरी रात पागल कुत्तों का झुंड उसके पीछे पड़ा रहा। तो पहाड़ चढ़ना उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए था, है ना? गलत? ये जान निकाल देने वाला काम है। इस वक्त वो ऐसे खड़े हिस्से पर पहुंच चुकी है जहां पकड़ने को कुछ भी नहीं बचा। अगर वो तुरंत कूदे तो शायद अगली चट्टान तक पहुंच जाए, लेकिन ये बेहद खतरनाक है।
बहुत ज़्यादा खतरनाक। खुशकिस्मती से उसे ऐसी जानलेवा कोशिश नहीं करनी पड़ती। चट्टान के ऊपर एक लिजर्ड मैन खड़ा है, उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा हुआ। लगता है लड़की इस लिजर्ड मैन को पहली बार देख रही है और उससे अपना नाम बताने को कहती है। लेकिन लिजर्ड मैन को लगता है कि इस हालत में फॉर्मल इंट्रोडक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसकी हिम्मत की तारीफ करता है कि वो सॉल्ट से भरी पूरी गाड़ी इतने तंग और लैंडस्लाइड वाले रास्ते से ले जाने की कोशिश कर रही थी। अगर पहिया नहीं टूटता तो वो अब तक पहाड़ पार कर चुकी होती। उसके बार बार पूछने पर आखिरकार लिजर्ड मैन अपना नाम बताता है, सेरेन म्यूल। वो ज़रूरी मदद के लिए शुक्रिया कहती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन सेरेन उसे रोक लेता है क्योंकि उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। तब माहौल अजीब सा हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो यहाँ अकेली नहीं है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये लिजर्ड मैन उसका असली नाम जानता है, वो फौरन चाकू की तरफ हाथ बढ़ाती है और उसकी आंखों में जानलेवा नजर डाल देती है। सैरियन तुरंत हार मानने वाले अंदाज में हाथ उठा देता है और कहता है कि उसे उसका नाम चीफ रैक रैक से पता चला है। सच कहें तो वही चीफ था जिसने उसे ढूंढने भेजा। लड़की पूछती है कि क्या वो रैक रैक थंडर की बात कर रहा है, थंडर का लिजर्ड मैन और फर्स्ट चोजन वन। लेकिन उसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि राक राक आखिर उसे क्यों ढूंढ रहा होगा। सरेन मानता है कि उसे सब कुछ नहीं पता, लेकिन उसके मुताबिक चीफ शायद उसके बारे में उड़ती अफवाहों की वजह से उसे ढूंढ रहा है। क्यों को समझ नहीं आता कि वो किस तरह की अफवाहों की बात कर रहा है। वो तो काफी समय से ऑटोमेशन कास्टल से बाहर है, सिल्क लेने के सफर पर। सरेन बताता है कि पहली अफवाह यह है कि लॉर्ड का दूसरा बच्चा ऑटोमेशन कासल का अगला लॉर्ड बनेगा, और दूसरी ये कि चौथा बच्चा गद्दी संभालेगा। अपने ही बारे में ये बातें सुनकर उसे साफ लगता है कि यह सब झूठ है। आखिर वो एक इलेजिटिमेट बच्ची है और कासल की पॉलिटिक्स में उसकी कोई दिलचस्पी भी नहीं। ज्यादा मुमकिन यही है कि उसके किसी भाई बहन ने अपने फायदे के लिए ये अफवाहें फैलाई हों। इसलिए वो कहती है कि सरेन को उसे नहीं बल्कि उसके बाकी सिबलिंग्स को ढूंढना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर ये बात उसे बेचैन कर रही है कि ये लिजर्ड मैन उसकी असली पहचान जानता है, जबकि लॉर्ड के बच्चों को अपनी पहचान छुपा कर रखनी होती है। भले ही ये आदमी ताकतवर है, फिर भी उसे लगता है कि उसके पास इसे मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं। सायरन जैसे उसके मन की बात समझ जाता है और तुरंत कहता है कि उसे उसकी हिफाजत का भी हुक्म मिला है। ये सुनते ही वो पूरी तरह उलझ जाती है। तब लिजर्ड मैन हालात साफ करता है। भले ही वो इन अफवाहों को झूठ माने, लेकिन ऑटोमेशन कास्टल की बड़ी फैमिलीज इन्हें हल्के में नहीं लेंगी। सक्सेशन सेरेमोनी से पहले रिस्क कम करने के लिए वो उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगी। वो उसकी मदद ठुकरा देती है और कहती है कि वो खुद अपनी रक्षा कर सकती है, लेकिन सरेन अड़ा रहता है, वो चीफ का हुक्म पूरा करेगा। आखिरकार वो अपने बाल हटाकर सिर से निकले हुए सींग दिखा देती है। वो उन्हें काटती रहती है, लेकिन वो जड़ से फिर उगाते हैं। यही वो कर्स है जिसने उसे जन्म से सताया है। इन्हीं सींगों से वो माँ के पेट को चीरकर पैदा हुई थी और उसी दौरान अपने एक सिबलिंग की जान भी ले ली थी। उसने लगा कि वो बस दूसरों के लिए बदकिस्मती लेकर आती है, इसलिए अकेले रहना पसंद करती है। सरेन को उसकी हालत पर अफसोस होता है, लेकिन उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि वो कुर्स है या नहीं। वो यहाँ ट्राइब की मर्जी का प्रतिनिधि बनकर आया है, और अगर वो नहीं मानेगी तो उसे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। क्यों मन ही मन हालात तौलती है। अगर इस बड़े आदमी को डराना काम नहीं आया तो उसे झुकना ही पड़ेगा। अब सोचने पर इस रास्ते और इन हालात में इस लिजर्ड मैन के साथ सफर करना बुरा आइडिया नहीं लगता। आखिर उसने उसकी जान की हिफाजत की कसम खाई है। मतलब अगर वो खतरे में पड़ी तो वो मदद करेगा। पहले उसे सिल्क लेनी है, इसलिए वो नीचे उतरने और फिर वापस चढ़ने का फैसला करती है। सरेन उसे उसके पैर की चोट याद दिलाता है और कहता है कि बिना सोचे समझे मुसीबत में कूदने के बजाय किसी से मदद मांगना सीखना ज्यादा समझदारी है। लड़की को थोड़ी शर्म महसूस होती है। कुछ देर बाद दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। सिल्क अब सारेन ने उठा रखी होती है। चलते हुए वो पूछती है कि उसने उसकी लोकेशन कैसे ढूंढी। असल में सारेन उसे उसी नाम से ढूंढ रहा था जो सब जानते हैं। शायद वो किसी और को ढूंढ रही थी। बिंगजी। उसके जान पहचान वालों ने जानकारी के बदले एक सिक्का तक नहीं मांगा, खुशी खुशी सब बता दिया। उन्होंने ये भी बताया कि वो अपना सिल्क बिजनेस शुरू करने का सपना देखती है। वहीं से सारेन को पता चला कि किसी ने उसे एक कार्ट उधार भी दी थी, जो उसने कभी लौटाई ही नहीं। वो लड़की बेचारे को ठग कर गायब हो गई थी और कई दिनों से लापता थी। सारेन को यह सुनकर हंसी आती है कि वो बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहती है, लेकिन बिजनेस की सबसे बुनियादी चीज ट्रस्ट पीको ही रौंद रही है। थोड़ी देर बाद ऑटोमेशन कासल साफ दिखाई देने लगता है। फिर अचानक हालात एक खतरनाक मोड़ ले लेते हैं। कोई उस पर फेंका हुआ डैगर चला देता है, लेकिन सैरन बिना सोचे उसके आगे आ जाता है और अपने शरीर से उसे ढक लेता है। डैगर सीधे उसके हाथ में धंस जाता है।
जो हमला करने आए थे वो हरे रंग के गोब्लिन हैं। साफ है, सक्सेशन बैटल शुरू हो चुकी है। कुछ ही पलों में सारन सारे गॉब्लिन्स को ढेर कर देता है। यहाँ तक कि क्योंग भी इस लिजर्ड मैन की लड़ाई की काबिलियत देखकर हैरान रह जाती है और उसे याद आता है कि उसने कभी यूरी नाम के एक बदनाम लिजर्ड मैन वॉरियर के बारे में सुना था। सारन उन अफवाहों की पुष्टि कर देता है। वो असल में ब्लैक स्केल्ड लार्ज ट्राइब का सबसे बेहतरीन योद्धा है। दरअसल उसने अपनी सारी कॉम्बैट टेक्निक्स यूरी से ही सीखी है। और जहाँ तक दवाइयों की जानकारी की बात है, वो उसे जेओल से मिली थी जब वो उसके लिए एरेंड बॉय की तरह काम करता था। जेओल ब्लैक स्केल ट्राइब के अंदरूनी मामलों की जिम्मेदार है और रक रक की पत्नी भी। जब सरेन ऐसे लोगों की निगरानी में रहा है तो उसका इतना काबिल बनना और खास स्किल्स सीख लेना कोई हैरानी की बात नहीं। ऊपर से यूरी से लड़ाई सीखने की वजह से ट्राइब में उसका इतना ऊंचा ओहदा है और ऐसा इंसान उसकी हिफाजत के लिए भेजा गया है। ये पूरा खेल पलट सकता है। अचानक क्यों चौंक जाती है जब वो देखती है कि सरेन उसकी सिल्क आगे बढ़ा रहा है। उसने ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन हालात ऐसे हैं कि थोड़ी चापलूसी करना जरूरी हो जाता है। कुछ देर बाद दोनों आखिरकार ऑटोमेशन कासल पहुंचते हैं, लेकिन वहां के गेट्स बंद होते हैं। अधिकारी किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे। क्यों एक मुसाफिर के पास जाकर पूछती है कि दरवाजे क्यों बंद हैं। फॉक्स जैसा दिखने वाला आदमी उसे खास तौर पर चेतावनी देता है कि वो अंदर ना जाए, खासकर अगर वो सिल्क मर्चेंट है। अगर वो अंदर गई भी तो शायद बाहर आने ना दिया जाए। साफ है, ऑटोमेशन कासल के अंदर कुछ बेहद गंभीर गड़बड़ चल रही है। जायो फैमिली के घर में क्योंग अपने बिजनेस पार्टनर गयोजुंग से मिलती है, जिसने उसे काट उधार दी थी। शुक्रिया कहने के बजाय वो उस पर भड़क जाती है कि उसने उसे खराब सामान पकड़ा दिया। हालांकि ग्योजुंग मान लेता है कि गलती उसकी अपनी थी। खैर, वो पूछता है कि कार्ड टूटने के अलावा सफर में कुछ और अजीब हुआ या नहीं। क्योंग असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में बताती है, जिससे वो इस लिजर्ड मैन की वजह से बच गई। सरेन अपना परिचय देता है और ग्योजुंग भी अपना नाम बताता है। वो जियो फैमिली का लीडर है, जो ऑटोमेशन कासल की 4 फैमिलीज में से एक है। सरेन बताता है कि गॉब्लिन्स ने मरते वक्त कहा था कि इस हमले में जो फैमिली का कोई हाथ नहीं है। जियो फैमिली का लीडर भी इस बात की पुष्टि करता है और कहता है कि उसका परिवार इतना नीचे नहीं गिर सकता। क्यों फिर पूछती है कि ऑटोमेशन कासल में इतनी सख्त निगरानी क्यों है। उसे पूरा यकीन है कि कर्स्ड चौथी बेटी पर हमला होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तब पता चलता है कि कासल के अंदर भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। अब जब कासल का लॉर्ड बाहर है, ऑटोमेशन कासल का एक बड़ा हेयर, उसका भाई हुई डैन, गायब हो चुका है। कुछ देर बाद तीनों उस कमरे में पहुंचते हैं जहां हमला हुआ था। वो कमरा क्यों को पुरानी यादों में डुबो देता है। बचपन में वो अपने भाई के बेहद करीब थी, लेकिन वक्त के साथ दूरी बढ़ती चली गई। अचानक सारन फर्श पर लगे खून के निशानों पर नजर डालता है। ये निशान साफ बताते हैं कि किसी ने खून पोंछने की कोशिश की थी। अगर खून इतना ज्यादा था तो ये समझने में देर नहीं लगती कि शिकार जिंदा नहीं बचा। अधिकारियों ने भी ये सबूत देख लिए थे, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें लाश नहीं मिली। इन निशानों के बाद कासिल के गेट्स बंद कर दिए गए ताकि कातिल लाश बाहर न ले जा सके। लाश सड़ेगी, बदबू फैलेगी और कातिल पकड़ा जाएगा। लेकिन क्यों को यह तर्क अजीब लगता है। कातिल इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि हत्या से पहले यह सब न सोचा हो। फिर भी वो तय करती है कि ज्यादा नहीं सोचेगी। अचानक उसे किसी अनजानी डरावनी मौजूदगी का एहसास होता है, जैसे कोई अंधेरा उससे बात कर रहा हो। वो सत्ता असली कातिल को उजागर करने को तैयार है, जबकि उसका मन अंदर से उलझा हुआ है। सरेन साफ महसूस करता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। लगता है उन्हें उस सवाल का जवाब मिल गया है जिसे वो ढूंढ रहे थे। वो ऐसे इंसान के बारे में सोचती है जिसके पास इतनी बड़ी हांडी हो कि उसमें लाश छुपाई जा सके और शक भी ना हो। उन्हें ऐसे शख्स की जरूरत है जो मांस रखने वाले बर्तनों का इस्तेमाल करता हो। 2 नाम उसके दिमाग में उभरते हैं, या तो बचर शॉप का मालिक या फिर कोई हंटर। अगर किसी को किसी लाश को लंबे समय तक खराब होने से बचाना हो तो उसे सॉल्ट में प्रिजर्व करना सबसे आसान और असरदार तरीका होता है। ऐसा इंसान जो कास्टल के अंदर किसी हंटर को साथ लेकर बेझिझक घूम सके और जिसके घर में हांडियों में सॉल्ट में रखा ढेर सारा मीट मौजूद हो। साथ ही ऐसा इंसान जिसका दफ्तर में आना जाना हो। इन सारी शर्तों को जोड़ो तो कल्प्रिट के तौर पर जो इकलौता नाम बचता है वो सक्सेशन का कैंडिडेट भी है। वो इंसान है हुई जिन, क्यों की बहन। और क्यों का शक बिल्कुल सही निकलता है। इसीलिए जब उसने ये इशारा कासल के अंदर सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक पहुंचाया, तब तक जैसे ही डैन की मौत की खबर फैली, ज्यादातर लोग जीन को ही मुख्य संदिग्ध मान चुके थे। हालात ऐसे बन गए कि जीन को बेनकाब होने के बाद ऑटोमेशन कासल से भागना पड़ा, लेकिन उसका सफर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया। उसकी छोटी बहन हुई मिन ने रास्ता रोक लिया। उसने अपनी ही बहन पर घात लगाकर हमला कर दिया और उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख लिया। इसके बाद वो खुद भी जोश में आ गई, अपने भाई के उकसावे पर, और जिनकी देखभाल के लिए आए लोगों के साथ उसे भी चाकू से मार दिया गया। 3 सिबलिंग्स के मरने के बाद
जून का रास्ता लगभग पूरी तरह साफ हो चुका था। अब उसके सामने बस एक ही टारगेट बचा था, क्युंग। अगले कुछ दिनों में क्युंग को यह झकझोर देने वाली खबर मिलती है कि जिन और मिन दोनों की लाशें मिल चुकी हैं, और जहां बाकी बॉडीज मिली थीं वहीं डैन की लाश भी बरामद हो जाती है। अब तो कोई भी समझ सकता है कि इन सारी असैसिनेशंस के पीछे कौन है, और वो है जून हुई। उसने पहले से पता था कि जिन हमला करेगी और मिन इसे मौके की तरह देखेगी। अपने सिबलिंग्स की साजिशें समझकर वो बस इंतजार करता रहा कि वो एक दूसरे को ही खत्म कर दें। क्योंकि समझ जाती है कि उस पर हुआ हमला भी उसी की चाल थी। अगर सरेन उसकी जान न बचाता तो लोग इसे बस एक रॉबरी मान लेते। अब पहली बार क्योंकि सच में मुसीबत में है, और इस बार वो इसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद ग्योजुंग उन्हें जियो क्लैन की हालिया मीटिंग के बारे में बताता है। बाकी फैमिलीज भले ही जुनहुई के पलड़े को भारी मान रही हों, लेकिन जियो क्लान ने कुंग पर दाम लगाने का फैसला किया है। क्योंग इस फैसले के लिए दिल से आभारी हो जाती है। इस पर जुंग साफ कर देता है कि वो ऐसा रिश्ते की वजह से नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये पूरी तरह सोचा समझा फैसला है। पूरा जियो क्लान चाहता है कि वो जिंदा बचे। जाने से पहले क्योंग वादा करती है कि वो पूरी ताकत से लड़ेगी। इस बार वो सच में जीना चाहती है और हर रुकावट पार करना चाहती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उस पर भरोसा किया है और वो उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहती। अगले कुछ दिनों में क्योंग एक बेहद गर्मागर्म मीटिंग में बैठी होती है। जियो क्लैन के लोग चाहते हैं कि जून हुई को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, सिर्फ उसके हमलों से बचते रहने के बजाय। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सैंग क्लैन और टू क्लैन दोनों उसके साथ खड़े हैं, और इस सक्सेशन वॉर को जीतने का सिर्फ एक रास्ता है, सू क्लैन को अपने पाले में लाना। बहस के दौरान क्योंग को एहसास होता है कि उसके सींग असामान्य रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इन दिनों वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि बार बार उन्हें काटने की झंझट उठाने का मन ही नहीं करता। अगर सरेन को पता होता कि काटने पर खून बहता है तो वो उसे कोशिश भी नहीं करने देता। खैर, वो अपनी मौजूदा हालत पर सोचती है। एक हफ्ता पहले तक वो सिर्फ सिल्क बिजनेस के पीछे भाग रही थी, और अब अचानक सक्सेशन की जंग के बीच फंस चुकी है। ठीक उसी पल एक मैसेंजर दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि ऑटोमेशन कासिल का लौट तय समय से पहले लौट रहा है। अनुमान है कि वो कल सुबह तक पहुंच जाएगा। साथ ही स्काउट्स का एक संदेश है जो खास तौर पर क्योंग तक पहुंचाना था। वो पास आता है और जैसे ही धीरे से कुछ बताने लगता है, तब खुलासा होता है कि ये आदमी भी एक असैसिन है। लेकिन क्योंग के बॉडीगार्ड्स उसे पल भर में ढेर कर देते हैं। वो छुपा हुआ डैगर निकाल भी नहीं पाता कि जमीन पर गिरा दिया जाता है। ये आदमी जियो क्लान से था, यानी दुश्मन पक्ष ने अपने ही आदमी को खरीद लिया था। ये सोच कि अब अपने आसपास के लोगों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, हालात को और भी डरावना बना देती है। और मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। बाहर पूरी तरह जंग छिड़ चुकी है। जून ह्यूई किसी भी हाल में लॉर्ड के लौटने से पहले कुंग को खत्म करना चाहता है। इसीलिए क्योंग को तुरंत भागने के लिए कहा जाता है, इससे पहले कि हालात पूरी तरह हाथ से निकल जाए। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अंडरग्राउंड रास्ता। लड़की इस अंडरग्राउंड गटर से होकर जाने के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, और आखिरकार दोनों नीचे उतर जाते हैं। इस बदबूदार जगह से गुजरते हुए सैरन को उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की इतनी आसानी से खुद को संभाल लेगी। बिना जरा भी झिझक वो बताती है कि वो पहले भी एक बार लैट्रीन में गिर चुकी है। उस दिन वो लगभग मर ही गई थी, लेकिन किस्मत से नीचे जमा गंदगी के ढेर ने उसकी गिरावट रोक ली और वो लुढ़कते हुए सीवर तक पहुंच गई, बिना ज्यादा जख्मी हुए। मगर वहां एक किरण तक नहीं थी। ठीक उसी पल जब वो अपनी भयानक किस्मत के आगे टूटने ही वाली थी, उसने तैरती हुई रोशनियां देखी। वो उस डरावनी रोशनी के पीछे चली और किसी तरह गटर से बाहर निकल आई। जो कीड़े उसे रास्ता दिखा रहे थे वो फायरफ्लाइज थे, और ऐसी जगह पर उनका होना किसी चमत्कार से कम नहीं। सैरन को ज्यादा वक्त नहीं लगता ये समझने में कि असल में उसे किसने बचाया था। हालांकि वो जोर से कुछ नहीं कहता। वो बस इतना कह देता है कि शायद कोई और स्पीसीज उस गटर में भटक गई होगी। आखिरकार दोनों एग्जिट डोर तक पहुंच जाते हैं। यहां से सैरन आगे जाने का फैसला करता है और हुक्म देता है कि अगर वो थोड़ी देर में वापस ना आए तो वो उल्टी दिशा में भाग जाए। जब वो आदमी आगे बढ़ता है, क्योंग वहीं खड़ी सोचती रहती है कि सरेन असल में कितना ख्याल रखने वाला है। आज वो सिर्फ उसी की वजह से जिंदा है। 3 हफ्तों से वो उसकी हर बात का विरोध करती रही, लेकिन वो अपनी जुबान पर अड़ा रहा। तब उसे कुछ भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। उसने वो चेतावनी याद आ जाती है, जरूरत पड़े तो भाग जाना। लेकिन पीछे हटने के बजाय वो अपने डर के खिलाफ खड़ी होती है और सीधे आगे दौड़ पड़ती है, अपने दोस्त को बचाने के लिए। जैसे ही वो गटर से बाहर निकलती है, उसकी आंखों के सामने सरेन का बदन भालों से छलनी दिखाई देता है। वहां उसका भाई जून भी मौजूद है, इस बात पर इतराता हुआ कि उसने इस लिजर्ड मैन का काम तमाम कर दिया। लेकिन इतनी गंभीर चोटों के बावजूद सारन कमजोरी का कोई निशान नहीं दिखाता। जून को उसकी ये जिद काफी दिलेर लगती है। वो अपने आदमियों को क्यूंग को मारने का हुक्म देता है
और लिजर्डमैन को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन सायरन ऐसा होने नहीं देता। वो आगे झपटता है और एक एक करके उन इंसानों को गिराने लगता है। पीठ में धन से भाले को तोड़कर अलग करने के बाद वो क्योंग को गलत फैसला लेने के लिए डांटता है। भाग जाना ही सबसे सही रास्ता था। फिर भी उसे उसकी हिम्मत पसंद आती है। वो लड़ने के लिए लौटी थी, भागने के लिए नहीं। उसने ऐसा किया। दोनों साथ खड़े होकर दुश्मनों का सामना करने को तैयार हो जाते हैं। जून अपने आदमियों को हुक्म देता है कि दोनों में से किसी एक को मार दो और इनाम में सिल्क से भरी काट का लालच देता है। लोग उस लिजर्ड मैन को गिराना तो चाहते हैं, लेकिन झिझकते भी हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये चोजन वन न निकल जाए। लेकिन उनका चालाक नेता उन्हें याद दिलाता है कि अगर ये सच में चोजन होता तो पीठ में भाला लगने तक अपनी ताकत छुपाए नहीं रखता। इस बीच सारेन हालात का जायजा लेता है। दूसरी तरफ की दीवार ज्यादातर ठोस सॉल्ट क्रिस्टल से बनी है और पास ही एक सॉल्ट माइन से जुड़ी हुई है। वो लड़की से कहता है कि वो दाईं तरफ भागेंगे। ये सुनकर वो उलझ जाती है क्योंकि वहां तो सीधी दीवार है। सारेन मानता है कि वो चोजन वन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई मामूली लिजर्ड मैन है। आखिरकार वो अपनी ट्राइब का दूसरा सबसे ताकतवर योद्धा है। जैसे ही दुश्मन आगे बढ़ता है वो उसे दाईं तरफ पूरी ताकत से दौड़ने के लिए तैयार रहने को कहता है और फिर वो सिर झुकाकर दीवार में ऐसे घुस जाता है जैसे कोई पागल आर्madillo। सबके होश उड़ जाते हैं। उनको भागता देख जून अपने गुंडों को उनके पीछे भेज देता है। हालांकि दोनों फिलहाल खतरे से बाहर निकल आते हैं, लेकिन सरेन का खून बुरी तरह बह रहा होता है, जिससे भागना और भी मुश्किल हो जाता है। और मुसीबत यही नहीं रुकती। सुरंग के आखिर में रास्ता बंद मिलता है। उसके खून से मरने से पहले क्योंग सुझाव देती है कि भाले का बचा हुआ हिस्सा निकाल देना चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है। अगर अभी निकाला तो खून काबू से बाहर हो जाएगा। अचानक क्योंग रो पड़ती है और सरेन ये देखकर चौंक जाता है। वो इसलिए नहीं चौंकता कि वो रो रही है, बल्कि इसलिए खुश होता है कि कोई उसके लिए रो रहा है। लड़की खुद को दोष देने लगती है कि उसके आसपास जो भी मुसीबत आती है उसकी वजह वही है और इसके लिए वो अपने कर्ज को जिम्मेदार मानती है। लेकिन सैरन इससे सहमत नहीं होता। वो उसे याद दिलाता है कि पिछले 3 हफ्तों में उन्होंने कितनी जानलेवा परिस्थितियों का सामना किया है। इन सब के बावजूद वो हर बार बच निकली है और जिंदा है। आमतौर पर लोग इसे गुड लक कहते हैं। यही वो पल होता है जो उसके लिए सब कुछ बदल देता है। उसका नजरिया सच में हिल जाता है और वो मानने पर मजबूर हो जाती है कि शायद वो बदकिस्मत नहीं बल्कि किस्मत वाली है। सैरन को उनकी पहली मुलाकात याद आ जाती है। उस दिन वो नीचे खाई में उतरा था सिल्क उठाने के लिए और तभी उसने कार्ट में कुछ अजीब नोटिस किया था। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहां साफ निशान थे कि किसी ने जानबूझकर कार्ट के उस हिस्से को नुकसान पहुंचाया था जो एक्से को थाम कर रखता है। वो कार्ट उसने जुंग से तब उधार ली थी जब सक्सेशन की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी। और अगर पुराने हादसों को जोड़कर देखें तो ये भी अजीब है कि लैट्रीन का फर्श एक छोटे बच्चे के वजन से इतनी आसानी से टूट गया। सरेन को लगता है कि लॉर्डशिप की लड़ाई से पहले ही कोई उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। फिर से वही डरावनी अभिशप्त सी आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। वो आवाज उसे बेनकाब करती है कि वो सच जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक कर रही है, कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। असल में उसे यह भी पता था कि उसके पीछे कौन पड़ा है और कौन उसे मरता हुआ देखना चाहता है। आखिरकार उसका भाई और उसके गुंडे दोनों को पूरी तरह घेर लेते हैं। वो इतराते हुए कहता है कि अब ये दोनों सॉल्ट माइन के अंदर फंस चुके हैं। इस बार दीवार तोड़कर भागने का कोई रास्ता नहीं है। इशारा मिलते ही उसके आदमी जख्मी दुश्मन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इस वक्त सरेन सिर्फ एक ही चीज पर भरोसा कर रहा है, वही किस्मत जो हर बार क्यों को सबसे गहरी मुसीबत से बाहर खींच लाती है। और तभी एक चमत्कार होता है। दोनों पक्षों के बीच बिजली का एक गोला बनना शुरू होता है और उसी में से स्टिंगरे का निकलता है। ये स्टिंगरे अच्छी खबर लेकर आया है। सेरन म्यूल को चुना जा चुका है। गुंडों को समझ ही नहीं आता कि ये अजीब सी चीज क्या बकवास कर रही है, लेकिन उनका घटिया लीडर सब्र खो देता है और हमला करने का हुक्म दे देता है। वहीं दूसरी तरफ सरेन खुद हैरान है कि वो चोजन वन बन चुका है। आखिर उसकी ट्राइब से अब तक सिर्फ 5 चुने हुए थे। उसे जोड़ लें तो 6 बनते हैं। इसका मतलब साफ है, किसी एक चोजन की मौत हो चुकी है और वो था स्टारगेजर, जिसकी जगह अब खाली थी। सरेन अपनी ट्राइब का दूसरा सबसे बहादुर योद्धा है। वो इस जिम्मेदारी के काबिल है। अब से सरेन गॉड की मर्जी का प्रतिनिधि बनकर लड़ेगा। जो गॉड की इच्छा ढोते हैं वो उसकी ताकत उधार लेने की क्षमता भी रखते हैं। इसी पल से वो आधिकारिक तौर पर चौजन वन में शामिल हो चुका है और जंग का रुख पलटने वाला है। जैसे ही मॉन्स्टर गायब होता है, लीडर मौका देखकर हमला करने का हुक्म देता है। गुंडे अनजाने में अपनी मौत की तरफ दौड़ पड़ते हैं और हमारा लिजर्ड मैन बिजली से भरा हुआ खड़ा है। वो अपने पेट में धंसा भाला बाहर खींच लेता है और जख्म को तुरंत कॉटराइज कर देता है ताकि खून रुक जाए। जो बेचारे उसकी तरफ दौड़ रहे हैं उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि वो किस कयामत की तरफ बढ़ रहे हैं। हाथ आगे बढ़ाकर वो आसमान से बिजली उतारता है। पूरा झुंड करंट से झुलस जाता है और सब वहीं ढेर हो जाते हैं। जो थोड़े बहुत खड़े रह जाते हैं वो तुरंत पीछे मुड़कर भागते हैं अपने डरपोक लीडर के साथ।
लगता है वो हमारे डियो को पकड़ने का आखिरी मौका भी खो देते हैं, क्योंकि उस हमले के बाद सारेन पूरी तरह थक चुका होता है। लेकिन क्योंग को ये एहसास नहीं होता। इतनी जबरदस्त ताकत होने के बावजूद ब्लैक स्केल ट्राइब क्लिप डियर ट्राइब से जंग क्यों नहीं करती? सरेन वजह जानता है। इस ताकत की एक कीमत है, इसकी लिमिट्स हैं जो इसे बेधड़क इस्तेमाल करने से रोकती हैं। वो अपने दिमाग में अजीब सी थकान महसूस करने लगता है। शायद इसी वजह से ओवेन हर बार इस ताकत के इस्तेमाल के बाद सिगरेट पीता था। क्योंग को उसकी फिक्र होने लगती है, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है, बल्कि अब जब खून रुक गया है तो वो थोड़ा बेहतर ही महसूस कर रहा है। कुछ देर बाद सरेन रास्ते में आने वाले हर इंसान को बिजली से झुलसाता हुआ आगे बढ़ता दिखाई देता है। जो भी उसके सामने आता है टिक ही नहीं पाता। और हेजिमोनिया को मत भूलो, जिसने जेनहुई पर दांव लगाया था, वही कैंडिडेट जिसे सक्सेशन सेरेमनी जीतनी थी। नेबुला को जीतते देख हेजिमोनिया के पास दखल देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपना सेबर टूथ लायन सरीन से लड़ने भेज देता है। हमारी डियो को समझ ही नहीं आता कि इतनी विशाल बिल्ली अचानक आई कहां से। टाइगर का सब्र टूट जाता है और वो झपट पड़ता है। सारन भी पीछे नहीं हटता। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और उस दैत्य जैसे जानवर को बिजली से झुलसाकर जिंदा जला देता है। इस पल क्योंग का दिमाग जवाब देने लगता है। आखिर एक सेबर टूथ टाइगर ऑटोमेशन कासल के अंदर घुसकर सीधे सॉल्ट माइंस तक कैसे पहुंच गया? पिछले कुछ घंटों में वो इतना कुछ देख चुकी है कि अब कोई भी नई अजीब चीज उसकी समझ से बाहर है। गुफा के बाहर आखिरकार वो जून को घेर लेते हैं और वो बेधड़क अपनी हालत पर शिकायत करने लगता है। उसकी ये बेशर्मी क्योंग के नसों पर चढ़ जाती है, क्योंकि ये सब उसी ने शुरू किया था। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय वो सारा दोष उसी पर डाल देता है कि उसने इनहेरिटेंस की लड़ाई में दखल दिया। उसके मुताबिक ये लड़ाई सिर्फ सिबलिंग्स के बीच होनी चाहिए थी। वो उस पर आउटसाइडर्स को घसीटने का इल्जाम भी लगाता है, ऐसी स्पीसीज जिन्हें वो इंसानों के लिए सीधा खतरा मानता है। हमारी दो के पीछे छुपे लोग अचानक हमला कर देते हैं, लेकिन वो बेवजह कटते चले जाते हैं। जून अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। इस लिजर्ड मैन की स्टैमिना और ताकत हैरान कर देने वाली है, खास तौर पर तब जब उसे तो खून बहने की वजह से कब का गिर जाना चाहिए था। आखिरकार क्योंग इस पाखंडी भाई को जवाब देती है। ऑटोमेशन कास्टल के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा वही है। ऑटोमेशन कासल ट्रेड पर चलता है, लेकिन आस-पास की ताकतों से रिश्ता न बनाकर वो खुद को अलग थलग कर रहा है। इससे कासल कमजोर होगा और बुरी नीयत वाली ताकतें हमला करेंगी। अगर उसका भाई थोड़ा भी समझदार होता तो ऐसे बेवकूफ फैसले नहीं लेता। वो अपने बाकी सिबलिंग्स की तरह स्वार्थी और संकीर्ण नहीं है। वो ऑटोमेशन कासल के लिए कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन लगता है उसकी बातें इस घटिया इंसान पर कोई असर नहीं डालती। वो साफ कह देता है कि उसने उसे कभी अपना सिबलिंग माना ही नहीं। ये कहते हुए वो अपना फैन खोल देता है। ये साफ इशारा है कि वो कुछ करने वाला है, शायद किसी को दिया गया सिग्नल। क्यों को शक होता है कि ये इशारा सामने वाले वेयरहाउस में छुपे किसी असैसिन के लिए है। और सच में एक तीर उनकी तरफ बढ़ता है। क्यों का ऑमिनस रिफ्लेक्शन उसे तुरंत सचेत कर देता है। उसने साफ दिख जाता है कि अगर ये तीर नहीं रुका तो मौत तय है, और वो खुद बहुत धीमी है। सारेन ने भी तीर देख लिया है, लेकिन वो एक पल देर कर चुका है। अगर उसके सींग पूरी तरह उगे होते तो अंधेरी सत्ता पहले ही चेतावनी दे देती, लेकिन अभी वो मुमकिन नहीं था। अब क्यों को कल्पना करनी पड़ती है कि वो इस तीर से कैसे बचे। वो सोचती है अगर हवा को मोड़ा जाए तो तीर की दिशा बदल सकती है। अंधेरी सत्ता इस सोच को मंजूरी दे देती है और उसी पल एक छोटा सा बवंडर पैदा हो जाता है। तीर अपनी दिशा बदल लेता है। सब सन्न रह जाते हैं, और क्यों खुद भी। वो इस सत्ता की असली प्रकृति पर सवाल करने लगती है। आखिर ये है क्या, कर्स या लक? सत्ता जवाब देती है कि वो इनमें से कुछ भी नहीं है। वो अनगिनत संभावनाएं देख सकती है और हालात के हिसाब से सबसे फायदेमंद रास्ता चुन सकती है। साधारण शब्दों में वो प्रोबेबिलिटी को मोड़ सकती है। उस पल सिस्टम नेबुला को सूचित करता है कि हुई क्योंग ने एक डिमोनिक प्रॉपर्टी जगा ली है, जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है। हेजेमोनिया खुद को जिंदगी का सबसे बड़ा बेवकूफ महसूस करता है। उसे अब समझ आता है कि क्योंग के साथ जो था वो कर्स नहीं था। वो अपनी इस भारी गलती पर अंदर ही अंदर जल रहा है, जबकि नेबुला चुपचाप जीत का मजा ले रहा है। हेजेमोनिया को पूरा यकीन था कि इस कैरेक्टर को कर्स्ड एंटिटी के तौर पर पहचाना गया था, तो फिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? वो नेबुला पर इल्जाम लगाता है कि उसने कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन बदल दिया, लेकिन नेबुला उसे याद दिलाता है कि उसका डिस्क्रिप्शन शुरू से ऐसा ही था, इस दुनिया में आने से पहले भी। तो सवाल उठता है, नेबुला को कैसे पता चला कि उसके पास डेमोनिक प्रॉपर्टी है? असल में नेबुला को भी शुरुआत में ये नहीं पता था। वो भी यही मान रहा था कि ये बस बैड लक देने वाला कर्स है। लेकिन फिर नेबुला ने एक पैटर्न पकड़ लिया। हुईक्युंग के साथ जो अनगिनत बैड लक जैसे हादसे हुए थे, वो असल में उस पर किए गए असैसिनेशन अटेम्प्ट्स थे। उसने ये तब समझ आया जब वॉशरूम का फर्श टूटा था, क्योंकि हेडमेड ने लड़की के अंदर जाने से पहले
जानबूझकर फ्लोरबोर्ड तोड़ दिए थे। इसके बावजूद ऐसी सिचुएशंस में जहां वो छुरी से मारी जा सकती थी या जिंदा दफन हो सकती थी, वो हर बार बच निकलती रही। यहाँ नेबुला को असली समझ आई। हुईकेंग के अंदर जो था वो कोई भयानक कर्स नहीं था, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नाम की डिमोनिक प्रॉपर्टी थी जो सही तरह से इस्तेमाल होने पर जबरदस्त फॉर्च्यून दे सकती है। भले ही नेबुला की चॉइस किस्मत से सही निकली हो, लेकिन हेगेमोनिया मानता है कि वो अभी हारा नहीं है। उसका चरित्र जून हुई अब तक पराजित नहीं हुआ है, और हालात तब उसके पक्ष में झुकते दिखते हैं जब ऑटोमेशन कासल का लॉर्ड भी वहां पहुंच जाता है। वो सबको रुकने का हुक्म देता है। लॉर्ड की वापसी के साथ ही फैमिली को लड़ाई रोकनी होगी और इस अराजकता को खत्म करने के लिए वो खुद सक्सेसर चुनेगा। हेजमोनिया को पूरा भरोसा है कि लॉर्ड हुईजुन को ही सक्सेसर बनाएगा। आखिर पिता और बेटा दोनों की पॉलिटिकल सोच एक जैसी है, जिससे क्योंग साफ तौर पर पीछे छूट जाती है। यहाँ नेबुला अपने प्रतिद्वंद्वी से सख्ती से असहमत होता है। आखिरकार सच का पला ही जाता है। लॉर्ड आगे बढ़ता है, झड़प रोकने का आदेश देता है और वहीं अगले सक्सेसर का ऐलान करने वाला होता है। लेकिन उससे पहले क्योंकि एक सीधा सा सवाल पूछती है, आपने मेरी पूरी जिंदगी मुझे मारने की कोशिश क्यों की? यह सवाल लॉर्ड को चौंका देता है। हालांकि ऐसा लगता है जैसे वो इसके लिए पहले से तैयार था। वहां खड़े लोग और जून दोनों जो उसकी इतनी खुली बात से सन्न रह जाते हैं। लॉर्ड इनकार नहीं करता, उल्टा उससे पूछता है कि उसे यह बात कब से पता है। लड़की कहती है, बहुत समय से। वो बस इसे नजरअंदाज करती रही क्योंकि वो सच मानना नहीं चाहती थी। सच्चाई ये है कि उसे मारने की वजह उसकी मां की मौत थी, जो उसे जन्म देते वक्त हुई थी। उसने ये भी बताया कि लॉर्ड ने जानबूझकर उसके नाम को कुर्सड कहकर बदनाम किया, एक झूठ जो उसी ने फैलाया। आखिरकार पिता अपने गुनाह कबूल कर लेता है। उसकी पत्नी का शरीर बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत कमजोर था, उसी वजह से उसकी मौत हो गई। वो औरत उसके लिए बेहद खास थी और उसे खोना उसके लिए असहनीय दर्द बन गया। उस पल उसके दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंजा, कर्स। उसने क्योंग के सींगों को वही कर्स मान लिया जिसने उसकी पत्नी रयो की जान ली। कास्टल लॉर्ड की कुर्सी कभी न खत्म होने वाली मुश्किलों से भरी थी, और क्योंग ने उससे वो एक चीज छीन ली थी जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। कबूलनामे के बाद क्योंग अपने पिता को आखिरी फैसला लेने का मौका देती है, लेकिन तभी उसका बेटा जून बीच में बोल पड़ता है। वो पूछता है कि क्या वो गिल्ट में आकर उसे चुनने वाला है। थका हुआ और अंदर से टूटा होने के बावजूद पिता अपने बेटे को भरोसा दिलाता है। वो अपना फैसला सिर्फ ऑटोमेशन कैसल के भले के लिए करेगा। ये आखिरी फैसला है जो वो गॉड्स की गोटी होने के बावजूद अपनी मर्जी से ले सकता है। लॉर्ड गहरी सांस लेता है और अपना चुनाव बताने ही वाला होता है। उस पल गॉड्स में से एक, यानी हेजमोनिया, अपने जान पहचान के गॉड से गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगता है कि हालात उसके पक्ष में जाए। नेबुला को यह बेहद विडंबनापूर्ण लगता है। गॉड से प्रार्थना बेकार है क्योंकि हेजमोनिया खुद भी एक गॉड है। इसी दौरान क्योंग की डिमोनिक प्रॉपर्टी सक्रिय हो जाती है और लॉर्ड के होंठों की हल्की सी हरकत पड़ते ही वो समझ जाती है कि अगली ओनर वही बनने वाली है। लेकिन क्यों खुश नहीं होती? वजह साफ है, उसका पिता उसे गिल्ट में चुन रहा है, भले ही वो खुद इसे स्वीकार ना करे। अगर वो चुनी गई तो देर नहीं लगेगी कि अफवाहें उड़ेंगी कि लॉर्ड ने दया खाकर अपनी कुर्सी बेटी को दे दी, और जून उन अफवाहों में आग डालने से पीछे नहीं हटेगा। इससे उसे खुद पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि उसे उसकी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी किस्मत की वजह से चुना जा रहा है। इसी वजह से ऑटोमेशन कासल की चारों फैमिलीज उसे मानने से इनकार कर देंगी, और कासल लॉर्ड की जो कुर्सी उसे मिलेगी वो भी हमेशा खतरे में रहेगी। ये सब सोचकर वो डैमनिक प्रॉपर्टी से साफ कह देती है कि वो अपने पिता की सक्सेसर नहीं बनना चाहती। वो ये पद खुद हासिल करना चाहती है। इसलिए उससे पहले कि उसका पिता उसे अगला लॉर्ड घोषित करे, वो बीच में रोकती है और ऐलान कर देती है कि वो खुद ऑटोमेशन कासल की लॉर्ड बनना चाहती है। उसका आत्मविश्वास से भरा ऐलान सबको हक्का बक्का कर देता है, खासकर उसके घटिया भाई को, क्योंकि सीधे लॉर्ड के सामने उसकी कुर्सी मांगना खुली बगावत है और उसकी सत्ता के लिए सीधी चुनौती। इसीलिए हर कोई सन्न है कि आखिर उसे इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वो सैनिकों के सामने ही उसकी अथॉरिटी को ललकार रही है। सबको अपनी जगह दिखाने के लिए वो सायरन की तरफ इशारा करती है और लिजर्ड मैन अपनी बिजली की ताकत बाहर निकाल देता है। पूरा माहौल सनसनी से भर जाता है। अब तक सबको साफ समझ आ जाता है कि सायरन ब्लैक स्केल ट्राइब का चोजन वन है। भले ही वो सबको एक साथ न मार पाए, लेकिन उसमें लॉर्ड को मारकर उसे यहां से उठा ले जाने की ताकत जरूर है। फिर भी जून अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब सिर्फ दिखावा है। लिजर्ड मैन पहले ही बुरी तरह जख्मी है और उनके आदमियों के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन पिता उसकी बात नहीं मानता। जब वो ब्लैक स्केल ट्राइब गया था तब उसने चुने हुए की ताकत अपनी आंखों से देखी थी। उसे एक बात साफ पता है, रक रक से उलझना समझदारी नहीं होगी। लॉर्ड हालात को समझता है। रक रक गॉड्स की गोटी है, एक डिटरेंस जो ये पक्का करता है कि ऑटोमेशन कासल का लॉर्ड कोई बेवकूफ फैसला ना ले।
फिर भी वो क्यूंग को चेतावनी देता है कि अगर ऑटोमेशन कासल का लॉर्ड बिना सक्सेसर चुने मारा गया तो फैमिलीज आपस में किसी को चुन लेंगी और उस हालात में क्यूंग के पास कोई मौका नहीं बचेगा। क्यूंग ये सब पहले से जानती है और इसके लिए तैयार भी है। अगर ऐसा हुआ तो वो ब्लैक स्केल की थोड़ी सी मदद लेगी और जो भी उसके खिलाफ खड़ा होगा उसे कासल से बाहर निकाल देगी। उसका घटिया भाई उसकी इन्हीं बातों को पकड़कर उस पर चिल्लाने लगता है, उसे बुरी नीयत वाला कचरा कहता है। इसी पल ऑटोमेशन कासल का लॉर्ड समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो आगे बढ़ता है और आधिकारिक तौर पर अपनी कुर्सी क्यूंग को सौंप देता है।